Hey there, I am Indu Tiwari. Welcome back to this channel after so long. So today we will discuss about myasthenia gravis. तो myasthenia gravis एक तरीके की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है. ऑटो दैट मीन्स सेल्फ, इम्यून दैट मीन्स इम्यूनिटी. सो हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती है हमारी ही बॉडी की नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती है. एज लाइक टाइप 1 डायबिटीज और हाइपोथायराइडिज्म. सो हमारा जो माइस्थीनिया ग्रेविस है हमारी बॉडी के अंदर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो तरीके का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. दोनों ही सिस्टम्स को मैं दूसरी एक सेपरेट वीडियो में समझा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो आज हमें बात करनी है जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके बारे में. सो बेसिकली यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है हमारी एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये हमारी मोटर नर्व एंडिंग है, यानी कि हमारे जो न्यूरॉन है उसका सबसे लास्ट वाला जो एंडिंग वाला पोर्शन है वो है. और यहाँ पे हमारी कोई मसल है, ठीक है. तो कोई भी हमारी मसल हम ले सकते हैं, इसमें जो भी हमारी स्केलेटल मसल से बेसिकली वहां पे अफेक्ट करता है, ठीक है. जो हमारी स्केलेटल मसल्स है हमें पता है उसमें कि एसिटाइलकोलिन के दो तरीके के रिसेप्टर्स है, मस्कैरेनिक और निकोटिनिक. तो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर स्पेशली हमारे मसल एंड प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं. अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई सिग्नल आया, कोई भी स्टिमुलस आया तो ये एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है. एज लाइक मुझे अभी यहाँ पे कुछ राइट डाउन करना है तो मेरी हाथों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मेरे ब्रेन से सिग्नल गया मेरे हाथों तक की कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मैं यहाँ पे कुछ राइट डाउन कर पाऊंगी, ठीक है. तो ये एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा उस टाइम पे. एसिटाइलकोलिन रिलीज होकर के क्या करेगा, अपने निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा. जैसे ही अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा क्या होगा, मसल एंड प्लेट में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी. कॉन्ट्रैक्शन हुआ यानी कि वर्क डन हो गया. जैसे एसिटाइलकोलिन का काम खत्म हुआ तो एसिटाइलकोलिन क्या होता है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एक एंजाइम होता है, उसकी वजह से एसिटाइलकोलिन एसिटेट और कोलिन दो पार्ट में टूट जाता है और यहाँ पे इसका काम खत्म हो जाता है, ठीक है. अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर नॉर्मली चलता रहता है सबकी बॉडी में, ठीक है. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है लेकिन अपने निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है. अभी अपने निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे क्यों बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन रिसेप्टर्स पे अब हमारे जो एंटीबॉडीज है वो बाइंड करेंगी, ठीक है. ये एंटीबॉडीज क्या करती है, इनको ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है. एबी से मैं एंटीबॉडीज को डिनोट कर रही हूँ. ये एंटीबॉडीज ने क्या करा, इन निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि इनको बंद कर दिया है. अब यहाँ पे आकर के एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं कर पाएगा. अब क्या हो गया, पहले 100% अगर वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था तो वो कॉन्ट्रैक्शन अब क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर के 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बट 100 नहीं रहेगा, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब हमें प्रॉब्लम हो गई कि क्या प्रॉब्लम्स होती है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, पूरी बॉडी में हमें वीकनेस फील होगी, बहुत ज्यादा लिथार्जी फील होगी, बहुत ही ज्यादा सुस्ती आएगी, कुछ काम करने की एनर्जी नहीं रहेगी, बहुत जल्दी थक जाएंगे, लेट करके थोड़ी देर में वापस से रिवर्स हो जाएगा. लेकिन बॉडी में ये प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी क्योंकि एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है. अब अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जो ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम है जो कि एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन कर दे रहा है, इसको हम कुछ देर के लिए ब्लॉक कर सकते हैं. इसको ब्लॉक करके क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन लंबे टाइम तक अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड रह पाएगा, जितने भी रिसेप्टर बचे हैं उन पे बाइंड रह पाएगा और अपना कॉन्ट्रैक्शन करता रहेगा, ठीक है. अगर ये जल्दी ब्रेकडाउन हो गया तो एक्शन भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है. तो फर्स्टली हम कह सकते हैं कि एंटीकोलिन एस्टरेज रख देंगे, जैसे कि नियोस्टेगमेन है, पायरिडोस्टेगमेन है, जो कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को ब्लॉक करने का काम करेगा. उसके अलावा हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं क्योंकि ऑटो इम्यून है, इम्यूनिटी को हमें क्या करना है, जो कि ओवर एक्टिवेटेड हो गई है उसको हमने रिड्यूस करना है. तो हमारे जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो क्या करेंगी, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देंगी, जिसकी वजह से जो ये एंटीबॉडीज है थोड़ी सी कम रिएक्टिव हो जाए, तो हमारा एसिटाइलकोलिन ज्यादा निकोटिनिक रिसेप्टर्स से बाइंड कर पाएगा और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा. उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं तो हम प्लाज्मा को रिमूव करवा सकते हैं, यानी कि प्लाज्मा को फिल्टर करवा सकते हैं जिससे कि ये एंटीबॉडीज कुछ टाइम के लिए उससे निकल जाए. टेम्पररी सोल्यूशन है बट कर सकते हैं. उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी थाइमस ग्लैंड को रिमूव करवा सकते हैं, जिसमें कि इन निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करने वाली एंटीबॉडीज ज्यादा पाई जाती है, ठीक है. तो उससे भी क्या होगा कि इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमें काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन जो है उसके प्रोडक्शन को, उसके रिलीज को हम बढ़ा सकते हैं. ऐसी ड्रग्स को हम दे सकते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन के रिलीज को बढ़ाए
और ज्यादा एसिटाइलकोलिन रिलीज हो और अपने अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करें, ठीक है। तो ये इसकी कुछ पॉसिबल थेरेपीज हैं जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस में दी जाती हैं। Thank you so much for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe to this channel. That will help me to make more such videos. And also, if you have any queries regarding this video, please comment down in the comment section and I'll answer them as soon as possible. Till then, be safe, be happy and keep studying.